हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल। तो हम लोग 56वीं से 59वीं बीपीएससी पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर कर रहे थे। ठीक है, 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, वो अपलोड भी हो चुका है। ठीक है, अब आइए इसका हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विथ द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। ठीक है, तो इसका सही आंसर है V.A. स्मिथ। ठीक है, V.A. स्मिथ एक्चुअली कौन थे? इतिहासकार थे जिन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी थी, ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया और अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, हड़प्पा का एक्सकेवेशन किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। मोहनजोदारो के एक्सकेवेशन से जुड़े हुए थे राखल दास बनर्जी। उसी तरह और भी ढेर सारा स्थल है, जैसे कि लोथल की बात करें तो उसके एक्सकेवेटर थे S.R. राव। चनहुद्रो वॉज एक्सकेवेटेड बाय N.G. मजूमदार। कालीबंगा को बीबी लाल के द्वारा उत्खनन किया गया था। धोलावीरा को जेपी जोशी और सुरकोटदा को भी जेपी जोशी। क्लियर? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन है वैशाली, कौशंबी, सारनाथ, पावापुरी। तो इसका सही जवाब है सारनाथ। ठीक है, काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ा है। ठीक है, आप जाकर उस वीडियो को देख लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ एंशियंट इंडिया? ठीक है, ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र, कनिष्का या समुद्रगुप्त। तो इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को ही प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त कौन थे? तो वो चंद्रगुप्त वन और कुमार देवी के पुत्र थे। ठीक है, समुद्रगुप्त के पास अद्भुत सैन्य कौशल था। ठीक है, सो ही वॉज वेरी गुड इन मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, जिस तरह से नेपोलियन था। आगे आगे देखते हैं क्वेश्चन। विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन रूल? ऑप्शन है फाहियान, वेनसैंग, इत्सैंग, तारानाथ। तो इसका सही जवाब है वेनसैंग। ठीक है, वेनसैंग जो थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, वेनसैंग का एक और नाम है जुआनजैंग। ठीक है, वे एक चीनी बौद्ध यात्री थे। उनके किताब का शीर्षक था जर्नी टू द वेस्ट, जिसको CU की भी कहते हैं। ठीक है, उन्होंने नॉर्थ में कश्मीर से सौराष्ट्र तक, पश्चिम में बल्लभी, पूरब में कामरूप जो कि आसाम में है। ठीक है, आसाम को ही कहा जाता है, और साउथ में मल्लाकोटा, इन सभी जगहों पर यात्रा किया। ठीक है, बहुत सारे मठों में रहा। उसके बाद हर्षवर्धन और कामरूप के भास्कर वर्मन इनके संपर्क में आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ढाई दिन का झोपड़ा? ठीक है, ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? मॉस्क, टेम्पल, सेंट्स हट, टावर। यानी मस्जिद है, मंदिर है, संत की कुटिया है या मीनार है। तो इसका सही आंसर है मस्जिद है। ठीक है, और ढाई दिन का झोपड़ा जो है वो एक मस्जिद है जिसे कि मोहम्मद घोरी के आदेश से 2.5 दिनों के भीतर बनाया गया। सुल्तान ने मस्जिद को 60 घंटों के भीतर बनाने का आदेश दिया और श्रमिकों ने दिन रात काम किया, लेकिन केवल एक स्क्रीन की दीवार का निर्माण करने में सक्षम थे ताकि सुल्तान अपनी प्रार्थना की पेशकश कर सके। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान 3 को हराने के बाद एक बार जब मोहम्मद गोरी अजमेर से गुजर रहे थे और उसने कई मंदिरों को देखा, इसीलिए उन्होंने अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को मस्जिद बनाने का आदेश दिया। सुल्तान ने यह भी आदेश दिया कि इस मस्जिद को 2.5 दिनों के भीतर ही बनाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन है फारसी, अरबी, तुर्की, उर्दू। तो इसका सही आंसर है तुर्की। ठीक है, तुजुके बाबरी नाम से ही क्लियर है, यह बाबर की बायोग्राफी या आत्मकथा है। ठीक है, इसे बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था। अकबर के निर्देश पर तुजुके बाबरी का नाम फारसी में अनुवाद किया गया।
जिसके बाद उसका नाम बाबरनामा रखा गया अब्दुल रहीम के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? तो इसका ऑप्शन है अमर सिंह, मान सिंह, हकीम खान, शक्ति सिंह। तो इसका सही आंसर है हकीम खान। ठीक है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है वो 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ी गई थी। इसमें अंबर के मान सिंह प्रथम ये भी शामिल थे। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे और अकबर मुगल सम्राट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी महाराज की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है रायगढ़, सिंधुदुर्ग, पूना, कोल्हापुर। तो इसका सही जवाब है रायगढ़। ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिवनेरी किले में हुआ था। उन्हें अद्भुत सैन्य युद्ध और प्रशासन का ज्ञान था। 1640 ईस्वी में उन्होंने साईबाई से शादी की। फिर उन्होंने बीजापुर के अधीन आने वाले तोरण किले और कोंडाना किले का अधिग्रहण किया, जो कि उस समय बीजापुर के आदिल शाह के अधीन था। शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन में अष्टप्रधान की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्या था अष्टप्रधान? अष्टप्रधान बेसिकली मराठा साम्राज्य में 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, एक तरह का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था। ठीक है। जिसकी स्थापना 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा की गई थी। इसमें 8 मंत्री कौन कौन थे? तो पहला पेशवा या पंत प्रधान हुआ करता था। ठीक है। जो कि बेसिकली प्रधानमंत्री होता था। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, जो परिषद के वरिष्ठ सदस्य थे और राज्य की मुहर रखते थे। ठीक है। फिर होते थे अमात्य या मजूमदार, जो कि वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर जो साम्राज्य के खातों के लिए जिम्मेदार था। तीसरा शुरुनविस या सचिव। ठीक है, ये बेसिकली सेक्रेटरी होता था जो शाही आदेश तैयार करता था। नेक्स्ट वाकिया नविस, जो कि होम मिनिस्टर गृह मंत्री होता था। सरे नौबत या सेनापति। ठीक है, जो कि ये सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। फिर सुमंत या दुबीर, जो कि विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर होते थे। न्यायाधीश, जो दीवानी और फौजदारी मामलों पर न्याय करते थे। ठीक है। और लास्ट पंडित राव, जो कि सर्वोच्च पुजारी होता था। ठीक है, जो आंतरिक धार्मिक मामलों का प्रबंधन करता था। ठीक है, तो क्लियर हो गया। एक बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है, दोहरा देते हैं। पेशवा का जिम्मेदारी था सामान्य प्रशासन देखना, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। अमात्य वित्त को संभालता था। ठीक है, फाइनेंस। वाकिया नेविस गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर। दबीर या सुमंत विदेश विभाग यानी फॉरेन मिनिस्टर। सचिव आधिकारिक पत्राचार यानी जो शाही आदेश तैयार करता था। नेक्स्ट पंडित राव, जो कि धार्मिक अधिकारी था। ठीक है, धर्म से रिलेटेड देखता था। नेक्स्ट सरे नौबत या सेनापति, जो कि सेना का मामला देखता था। नेक्स्ट न्यायाधीश, जो कि चीफ जस्टिस होता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द रेगुलेटिंग एक्ट पास्ड? तो इसका सही आंसर है 1773 AD। ठीक है, हमने सारे एक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लिया है। ठीक है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं और उसको रिवाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1857? ऑप्शन है वेलेस्ली, डलहौजी, कैनिंग या मिंटो। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे 1857 क्रांति के दौरान। ठीक है, हमने गवर्नर जनरल को अच्छे से कवर अप कर लिया है। ठीक है, आप वीडियो उसको देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आफ्टर विच इंसिडेंट महात्मा गांधी हैड कॉल्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज हिज हिमालयन ब्लंडर? मतलब किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय भूल बताया था? ऑप्शन है चौरी चौरा, खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह। तो इसका सही जवाब है चौरी चौरा। ठीक है, मॉडर्न इंडिया बहुत ही अच्छे से हमने पढ़ाया है। ठीक है, तो आप उसे रिवाइज कर लो। देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मॉडर्न इंडिया से, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
बीपीएससी के एग्जामिनेशन में हिस्ट्री का सेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ें। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन में चौरी चौरा का डेट तो हमको पता है 4 फरवरी 1922, खेरा सत्याग्रह भी हमें पता है 11 मार्च 1918, लेकिन नागपुर सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1923 में। और राजकोट सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 7 मार्च 1939 को। ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के पश्चात कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन। तो इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, जो कि 1905 में शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है श्रीमती एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू या इंदिरा गांधी। तो इसका सही जवाब है सरोजनी नायडू। ठीक है, और अगर यहाँ भारतीय ना रहता, केवल पहली महिला अध्यक्ष रहता, तो आंसर क्या होता? तब होता श्रीमती एनी बेसेंट। क्लियर है? सरोजनी नायडू का जन्म हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से ग्रेजुएशन करा और निजाम चैरिटेबल ट्रस्ट की मदद से उन्हें कैम्ब्रिज में गिटन कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला। ठीक है, उसके बाद वो पहली वुमेन गवर्नर बनी इंडिपेंडेंट इंडिया की। ठीक है, उनकी शादी प्रदीपति गोविंदा राजेलू नायडू से हुआ था। ठीक है, और उसके बाद फिर 1925 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई। ठीक है, कानपुर सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड मैडम कामा होइस्ट द फर्स्ट ट्राइकलर फ्लैग इन 1907? तो मैडम कामा ने पहला तिरंगा 1907 में स्टटगर्ट में फहराया था। ठीक है, स्टटगर्ट कहाँ है? जर्मनी में। इसी के कारण उन्हें मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। वो श्यामजी कृष्ण वर्मा से मिली लंदन में। श्यामजी कृष्ण वर्मा अपने एक भाषण के लिए जाने जाते हैं जो कि उन्होंने हाइडे पार्क लंदन में दिया था। उन्होंने दादा भाई नारोजी से भी मुलाकात करा जो कि अध्यक्ष थे ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल, पुष्यगुप्त। तो इसका सही जवाब है कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त ने ही नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी 5वीं सदी में। ठीक है, 5th सेंचुरी एडी। कुमारगुप्त को शक्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। कुमारगुप्त गुप्ता डायनेस्टी के एक प्रमुख शासक थे। 2 महायान भिक्षु असनाग और वसुबंधु, ये दोनों भी नालंदा से जुड़े हुए हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग जब हर्षा के शासनकाल के दौरान भारत आए थे तो उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में डिटेल अपनी किताब में लिखा था। नालंदा एक वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी था। ठीक है, दुनिया का सबसे पहला रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी यही था जिसमें कि आवासीय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है और ये महायान बुद्धिज्म की शिक्षा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। हालांकि यहाँ और भी दूसरे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती थी जैसे ग्रामर, लॉजिक, साइंस। ठीक है, धर्मपाल ने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव करा यानी पुनर्जीवित करा। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी पर किसने आक्रमण करा था? तो बख्तियार खिलजी ने। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी स्थापना करा। वो भी बौद्ध धर्म के एक फॉलोअर थे। उन्होंने बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में और ओदंतापुरी जो कि आज के डेट में बिहार शरीफ है वहां पर मठ की स्थापना की थी। 2016 में नालंदा महाविहारा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया यूनेस्को के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस इन बिहार गांधी जी हैड फर्स्ट सत्याग्रह? ऑप्शन है चंपारण, छपरा, बेतिया, पटना। तो इसका सही जवाब है चंपारण। ठीक है, चंपारण में ही गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह लॉन्च करा। 1917 में जब राजकुमार शुक्ला ने उन्हें अप्रोच किया था कि आप आए और चंपारण के दयनीय स्थिति का आकलन करें। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चंपारण सत्याग्रह वो पहला सत्याग्रह था जो गांधी जी ने भारत में शुरू किया, लेकिन ये जो वर्ड सत्याग्रह है ना, सत्याग्रह शब्द, ये पहला बार यूज किया गया था एंटी रॉलेट एक्ट एजिटेशन में। ठीक है, जब 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया था, तब गांधी जी ने सबसे पहले ये जो शब्द है सत्याग्रह उसका यूज किया था। ठीक है, ठीक है, हम लोगों ने चंपारण के बारे में पढ़ रखा है कि कैसे तिनकठिया सिस्टम से वहां के पेजेंट्स लोग त्राही त्राही कर रहे थे। ठीक है, और फिर गांधी जी ने उन्हें न्याय दिलवाया। आगे बढ़ते हैं, हु वॉज द ऑथर ऑफ इंडिका? ठीक है, ऑप्शन है विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज, डायमेचस, प्लिनी। तो इसका सही ऑप्शन है मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर के ग्रीक एम्बेसडर थे, यानी दूत थे। उन्होंने अपने समय में किताब लिखी थी इंडिका। ये किताब चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में बिताए गए उनके अनुभव और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मौर्य प्रशासन, पाटलिपुत्र के बारे में विस्तृत जानकारी देती है। ठीक है, हालांकि ये ओरिजिनल किताब इंडिका अब मौजूद नहीं है, बस इसके कुछ अंश और टुकड़े फ्रैगमेंट्स रूप में ही बच गए हैं। ठीक है, जिससे कि हमें बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में पाटलिपुत्रा को पैलीबोथरा करके संबोधित करा है, जिसका मतलब होता है ग्रीक में अ सिटी विथ गेट्स, मतलब एक ऐसा शहर जिसमें कि दरवाजे हों। ठीक है, उन्होंने कहा है कि मौर्य का जो प्रशासन था वो एक काउंसिल ऑफ 30 मेंबर्स के द्वारा चलता था। ठीक है, 30 सदस्य होते थे जिसमें कि, और ये जो काउंसिल था 30 मेंबर्स का वो डिवाइडेड था 5 बोर्ड्स में, और प्रत्येक बोर्ड्स का एक स्पेसिफिक जिम्मेदारी था। ठीक है, मेगास्थनीज ने ये भी कहा है कि मौर्य का जो समाज है वो सोसाइटी जो था वो 7 क्लासेस में डिवाइडेड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिख गुरु वॉज बॉर्न एट पटना? नानक, तेग बहादुर, हरगोविंद, गोविंद सिंह। तो इसका सही ऑप्शन है गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो लास्ट 10वें गुरु थे, जिनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था। उनके पिता थे गुरु तेग बहादुर, जो कि 9वें सिख गुरु थे। ठीक है, गुरु नानक देव फाउंडर हैं सिख रिलीजन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ गया सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1922? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है चित्तरंजन दास। ये हमने पढ़ लिया है कि चित्तरंजन दास जो थे वो अध्यक्ष थे गया सेशन में। ठीक है, 1922 में। इसी से जुड़ा और भी ऑप्शंस जो हैं, जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी पुणे सेशन के अध्यक्ष थे 1895 में, और अहमदाबाद सेशन के भी अध्यक्ष थे 1902 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बॉम्बे सेशन 1934 में उन्होंने अध्यक्षता करा। हकीम अजमल खान ने अहमदाबाद सेशन 1921 में कांग्रेस का अध्यक्षता किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच नेम इज जयप्रकाश नारायण नोन? ऑप्शन है लोकमान्य, लोकनायक, लोकहितवादी, लोकनेता। तो इसका सही जवाब है लोकनायक। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को पॉपुलरली लोकनायक के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 11 अक्टूबर को हुआ था, जिसको हर साल सेव डेमोक्रेसी डे
के रूप में मनाया जाता है। जेपी नारायण को 1975-76 में लगे इमरजेंसी के अगेंस्ट विरोध प्रदर्शन करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, ठीक है, जिसके याद में अब एक ट्रेन भी चलती है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस के नाम से, ठीक है। 1921 में उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ज्वाइन किया था और वो गांधी जी के आइडियोलॉजी से काफ़ी प्रभावित थे। बाद में वो यूएस चले गए, जहाँ पे 1929 में उन्होंने, माफ़ कीजिएगा, वहाँ पर नहीं, क्योंकि यूएस में तो वो गए थे तो वहाँ पर वो काफ़ी मार्क्सिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे। फिर वो भारत लौट के आए और फिर 1929 के लाहौर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करा जवाहरलाल नेहरू के इनविटेशन पर, ठीक है। कुछ और भी लीडर्स हैं जिनके कुछ कॉमन टाइटल्स पूछे जा सकते हैं, जैसे कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं, ठीक है। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, लोक नेता गोपीनाथ मुंडे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने ज्योग्राफी सेक्शन पे। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, ठीक है। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया। तो इसका सही जवाब है कनाडा, ठीक है। रशिया के बाद कनाडा जो है वो एरिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है। कोस्ट लाइन के अगर सही क्रम की बात करें बड़े से छोटे की तरफ, तो सबसे बड़ा कोस्ट लाइन कनाडा का है, उसके बाद नॉर्वे का है, उसके बाद इंडोनेशिया का है, उसके बाद ग्रीनलैंड का है, उसके बाद रूस का है और सबसे कम फिलीपींस का है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। और कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है अभी? जस्टिन ट्रूडू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम इन द वर्ल्ड इज, ऑप्शन इज फ्रांस, इंडिया, चाइना, इटली। तो इसका सही जवाब है चाइना, और ये एकदम लेटेस्ट अपडेट हम बता रहे हैं, ठीक है, 2024 का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम जो है चाइना प्रोड्यूस करता है और सेकंड नंबर पे इंडिया है, ठीक है। मैंने बताया था आपको अपना बिहार में कि एल्यूमिनियम का और जो है वो बॉक्साइट होता है, ठीक है, Al2O3.2H2O, क्लियर। अच्छा, चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? तो शी जिनपिंग, ठीक है। और चाइना का कैपिटल बीजिंग, चाइना का सबसे बड़ा शहर संघाई, चाइना का करेंसी रेनमिनबी, क्लियर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेनिस, यूरोप में जो है, एप्लेचियंस जो कि अमेरिका में है, और अरावलीज जो कि इंडिया में है, ये सभी किस चीज के एग्जांपल्स हैं? तो ऑप्शन है यंग माउंटेन्स, ओल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स। तो इसका सही जवाब है ओल्ड माउंटेन्स, ठीक है। हम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है ना कि ये सभी प्राचीन पर्वतों के उदाहरण हैं। प्राचीन पर्वत किसको कहते हैं? ठीक है, ओल्ड माउंटेन्स। तो प्राचीन पर्वत ऐसे पर्वत होते हैं जो अपने परिवेश से ऊपर उठते हैं, आमतौर पर खड़ी ढलानें, अपेक्षाकृत सीमित शिखर क्षेत्र और काफी स्थानीय चोटियों का प्रदर्शन करते हैं। प्राचीन पर्वतों को आमतौर पर पहाड़ियों से बड़ा समझा जाता है, लेकिन इस शब्द का कोई मानकीकृत भूवैज्ञानिक अर्थ नहीं है। बहुत कम ही पुराने पर्वत एकल रूप में होते हैं। ज्यादातर मामलों में वे लंबी श्रेणियों या श्रृंखलाओं के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जो ओल्ड माउंटेन्स है ना, ये बहुत कम ही आइसोलेटेड रूप में पाए जाते हैं। ज्यादातर ये जो है किसी बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस का ही पार्ट होता है। ठीक है, जब इस तरह की श्रेणियों की एक श्रृंखला एक साथ जुड़ी हुई होती है तो यह पर्वत पट्टी का गठन करती है। क्लियर, मतलब जब इस तरह से जो बड़े बड़े रेंजेस होते हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं तो ये एक माउंटेन बेल्ट बनाते हैं। क्लियर हो गया। अब पेनीज माउंटेन रेंज जो है, जो कि यूरोप में पाया जाता है, ठीक है, इसको बैकबोन ऑफ इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा माउंटेन रेंज है जिसको इंग्लैंड की रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया पेनीज माउंटेन रेंज। ठीक है, उसके बाद अब पेनीज पहाड़ी जो है ये सेपरेट करती है नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड को नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड से। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी इंग्लैंड को उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड से सेपरेट करने वाली है ये पेनीज पहाड़ियां। ठीक है, उसी तरह एप्लेचियंस जो है, एप्लेचियंस पर्वत श्रेणी, ये उत्तरी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका का बहुत ही फेमस माउंटेन रेंज है। ठीक है, एप्लेचियंस। नेक्स्ट है अरावली माउंटेन रेंज। ये जो है राजस्थान के एरिया की तरफ है कि नहीं, राजस्थान के क्षेत्र की तरफ नॉर्थ वेस्ट
पोर्शन ऑफ इंडिया में, ठीक है, जो कि करीब दिल्ली के आसपास से शुरू होता है और हरियाणा राजस्थान से गुजरते हुए गुजरात में जाके एंड कर जाता है, ठीक है। अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? गुरु शिखर, ठीक है, 1722 मीटर इसका हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कि नदियों को उनके शहर से मैच कीजिए, ठीक है। तो इसका हम डायरेक्टली आंसर बता देते हैं। सबसे पहला है रोटरडम शहर, तो ये सिचुएटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ राइन नदी, ठीक है, राइन रिवर। आर फॉर रोटरडम, आर फॉर राइन, क्लियर है। अब ये जो राइन नदी है वो मुख्य रूप से जर्मनी में है और कुल मिलाकर 6 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। ये 6 देश हैं, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, लाइक्टेनस्टीन, ठीक है। ये एक नेचुरल बॉर्डर भी बनाता है राइन नदी जर्मनी और फ्रांस के बीच, ठीक है। ये नदी वेस्टर्न यूरोप की सबसे लंबी नदी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी मानी जाती है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी काफी महान नदियों में से एक है, ठीक है। अलग अलग देशों में ये अलग अलग नाम से जानी जाती है, ठीक है। जर्मनी में राइन नदी, फ्रांस में रीन नदी, नीदरलैंड में रीजन नदी, ठीक है। स्विट्जरलैंड के एल्प्स माउंटेन से बहते हुए ये नॉर्थ सी नीदरलैंड में जाकर मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रॉटरडम जो है वो यूरोप का लार्जेस्ट सीपोर्ट है, ठीक है, और फेमस है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। तो ये एक प्रसिद्ध बंदरगाह है और फेमस है समुद्री जहाज बनने के लिए। फिर है पेरिस, पेरिस शहर जो है वो सीन नदी के किनारे है, ठीक है। फ्रांस की दूसरी सबसे लंबी नदी है सीन नदी, सबसे लंबी नदी है लॉयरे, ठीक है, लॉयरे नदी। सीन नदी इंग्लिश चैनल में जाकर मिल जाती है, ठीक है। पेरिस जो है वो फेमस है किस चीज के लिए? फैशन के लिए, परफ्यूम्स के लिए, ठीक है। पेरिस को कैपिटल ऑफ फैशन कहा जाता है और पेरिस में ही वर्ल्ड फेमस एफिल टावर प्रेजेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं बुडापेस्ट, बुडापेस्ट शहर जो है वो डैन्यूबे नदी पर सिचुएटेड है। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है नदी डैन्यूबे, ठीक है, आफ्टर वोल्गा। तो यूरोप का सबसे लंबा नदी कौन सा है? वोल्गा, उसके बाद है डैन्यूबे, ठीक है। और ये डैन्यूबे नदी जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से वेस्ट जर्मनी से निकलती है और बाद में ब्लैक सी में जाकर मिल जाती है। ये कुल 10 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, ठीक है, और ये फेमस है हैवी इंडस्ट्री के लिए, जिसमें कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, कुछ माइनिंग, मेटलर्जी, मशीन, स्टील प्रोडक्शन, फूड इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इन सब के लिए, भारी भारी उद्योगों के लिए ये बुडापेस्ट हंगरी फेमस है, जो कि सिचुएटेड है डैन्यूबे नदी पर। नेक्स्ट है वॉशिंगटन, वॉशिंगटन शहर पोटोमैक नदी पर है। ये सिचुएटेड है यूएसए में, ठीक है, और वॉशिंगटन जो है वो फेमस है एविएशन और एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। अभी आप लोगों ने करंट अफेयर में सुना होगा कि जो इलेक्शन हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स में, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की है, ठीक है, और वो 47th प्रेसिडेंट बनेंगे, रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं और वो सक्सीड करेंगे किसको? जो बाइडेन को, ठीक है। और इससे पहले भी 45th प्रेसिडेंट वही थे, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ठीक है, जो कि 2017 से 2021 तक वो रहे थे। उनके ऑपोजिशन में कमला हैरिस खड़ी थी, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती हैं, ठीक है। ये इलेक्शन जो है वो 5 नवंबर 2024 को हुआ। अच्छा, यूएसए के झंडे में 50 तारे हैं, ठीक है, 50 स्टार्स। वो क्या डिनोट करते हैं? तो वो 50 स्टेट्स ऑफ यूएसए को डिनोट करते हैं, ठीक है, कि यूएसए में जो है टोटल 50 राज्य हैं, उसी को इंडिकेट करता है वो 50 तारा, जो कि यूएसए के झंडे में हमें दिखाई देता है।
और जो 13 स्ट्राइप्स हैं, ठीक है, वो क्या डिनोट करता है? तो वो 13 स्ट्राइप्स डिनोट करता है 13 ब्रिटिश कॉलोनीज जो कि एक समय में अंग्रेजों के गुलाम था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है केवल भारत ही गुलाम था, बल्कि यूएसए में भी 13 ऐसे कॉलोनीज थे जो कि ब्रिटिश के अंदर गुलाम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द लार्जेस्ट मेटल ट्रेडिंग मेटल ट्रेडिंग सेंटर? तो इसका ऑप्शन है जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर। तो इसका सही आंसर होगा लंदन, ठीक है। LME दैट इज लंदन मेटल एक्सचेंज, ये दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मेटल ट्रेडिंग सेंटर है, ठीक है। लंदन की अगर हम बात करें तो ये यूएसए का कैपिटल है, यूके का कैपिटल है, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन का। ये जो है थेम्स नदी पर सिचुएटेड है। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस लंदन ब्रिज है, ठीक है। लंदन दुनिया का पुराने शहरों में से एक है जो कि काफ़ी फेमस है अपने फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, इकोनॉमिक और कल्चरल सेंटर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम्स फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल? ठीक है, बे ऑफ बंगाल में कौन सी नदियां गिरती हैं? ऑप्शन है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, पहला। दूसरा ऑप्शन है महानदी, कृष्णा, कावेरी। तीसरा ऑप्शन है लूनी, नर्मदा, ताप्ती। चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी, दैट मीन्स गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और महानदी, माफ कीजिएगा, ये महानदी है ऑप्शन में, महानंदा नहीं है। महानदी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है। तो ये 6 के 6 रिवर्स जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और बचा लूनी, नर्मदा और ताप्ती, तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, यानी ये जो है अरेबियन सी में जाकर मिलती है, ठीक है, क्योंकि ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। बे ऑफ बंगाल की बात करें तो ये बॉर्डर्ड है श्रीलंका और इंडिया के द्वारा पश्चिम से घिरा हुआ है, बांग्लादेश के द्वारा उत्तर से, और पूरब से म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा था, रंगून, ठीक है, और मलाया पेनिनसुला से घिरा हुआ है, ठीक है। 21,73,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, क्लियर है। और इसका मैक्सिमम डेप्थ जो है, गहराई, वो 15,400 फीट तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया इज, कहाँ है? पहला ऑप्शन है बॉम्बे हाई, महाराष्ट्र, अंकलेश्वर, गुजरात, नवागम, गुजरात, डिगबोई, असम। तो इसका सही जवाब होगा डिगबोई, असम, ठीक है। डिगबोई असम में सबसे पुराना तेल का क्षेत्र है। यह रिफाइनरी जो है वो दुनिया की भी सबसे पुरानी संचालित रिफाइनरी में से एक है। यह कहाँ सिचुएटेड है? तो असम के तिनसुकिया जिले में, ठीक है। डिगबोई रिफाइनरी को भारतीय हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की गंगोत्री भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर गंगोत्री से ये नहीं समझ लेना कि ये कोई रिवर से जुड़ा होगा, बल्कि ये तेल रिफाइनरी डिगबोई असम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। पूर्व असम के डिब्रूगढ़ जिले में दिहिंग या बुढ़ी दिहिंग के एक खंड में कच्चे तेल के रिसाव के बाद आग देखी गई, जिसे डिगबोई रिफाइनरी में ले जाया जा रहा था, ठीक है। तो ये कुछ साल पहले की घटना है। उसके बाद असम जो है वो काफी संवेदनशील क्षेत्र है, ठीक है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव स्टेट है। यहाँ पर बहुत ही फेमस काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है, जो कि फेमस है वन हॉर्न, एक सींग वाले राइनोसोरस के लिए। उसके बाद अगर हम दूसरे इम्पोर्टेंट तेल के रिफाइनरी की बात करें भारत में, तो एक है बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड, ठीक है, जिसको कि अब मुंबई हाई कहते हैं, मुंबई हाई के नाम से जाना जाता है। अब इस मुंबई हाई ऑयल रिजर्व की डिस्कवरी जो है 1974 में किया गया। इसमें उत्पादन जो है 1976 से शुरू हो गया, और ये जो है ONGC द्वारा संचालित है, ठीक है। तेल क्षेत्र में मुंबई हाई नॉर्थ और मुंबई हाई साउथ नाम के 2 ब्लॉक शामिल हैं, और ब्लॉक को दोनों स्थानों पर भंडार के स्वतंत्र दोहन में सहायता करते हुए
शील बाधाओं के आधार पर विभाजित किया गया था। ठीक है, ये बेसिकली सिचुएटेड कहाँ है, तो मुंबई हाई जो है वो अरेबियन सी में एक ऑफशोर ऑयल रिजर्व है। ठीक है, जो कि मुंबई तट से लगभग 160 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अंकलेश्वर ऑयल रिफाइनरी, ये जो है ऑनशोर ऑयल फील्ड है जो कि लोकेटेड है गल्फ ऑफ कैम्बे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया यार्लुंग जांगबो रिवर इज नोन एज, ऑप्शन है गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्र, महानदी। तो इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, भारत में यार्लुंग जांगबो रिवर को ब्रह्मपुत्र नदी से संबोधित किया जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, ठीक है, रिवर राइन आइलैंड, वो है मजुली द्वीप। ये सिचुएटेड है ब्रह्मपुत्र नदी में, आसाम में। कुछ प्रमुख शहर जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे सिचुएटेड है वो है डिब्रूगढ़, पासीघाट, नियमती, तेजपुर और गुवाहाटी। ठीक है, कहाँ से ये निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन जो है वो चेमयुंगडुंग ग्लेशियर कैलाश रेंज से है, जो कि मानसरोवर लेक के पास दक्षिण पश्चिमी तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो वहां से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। इसका संगम स्थल कहाँ है, तो ब्रह्मपुत्र गंगा नदी के साथ एक विशाल डेल्टा बनाने के बाद बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, और इस विशाल डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरबन, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए। ठीक है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं कि नदियों के किनारे स्थित महत्वपूर्ण शहर, जैसे कि गंगा नदी के किनारे जो है पटना, वाराणसी, कानपुर, हरिद्वार, ऐसे प्रमुख शहर सिचुएटेड हैं। उसी तरह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तेजपुर, जोरहाट, ठीक है, ये सब सिचुएटेड हैं। सिंधु नदी के किनारे गिलगित, कराची, रावलपिंडी, ठीक है, ये सब नदी सिचुएटेड है, ये सब शहर सिचुएटेड हैं। नेक्स्ट महानदी, तो महानदी के किनारे संबलपुर, कटक, सोनेपुर, सुबालाया, ठीक है, ये सब नदी सिचुएटेड है, ये सब शहर सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट रीजन, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा शुष्क क्षेत्र है, मुंबई, दिल्ली, लेह, बंगलुरु। तो इसका सही जवाब है लेह। ठीक है, लेह जो है सबसे शुष्क क्षेत्र है। यहाँ पर जो है कोल्ड डेजर्ट यानी ठंडी मरुभूमि वाला जलवायु पाया जाता है, जिसमें कि एक लंबी सर्दी देखने को मिलता है लेट नवंबर से अर्ली मार्च तक, जिसमें तापमान जो है माइनस में चला जाता है। ठीक है, कभी कभार तो स्नोफॉल भी देखने को मिलता है। और अगर हम बाकी महीनों की बात करें तो बाकी महीना जो है मतलब मार्च से लेकर नवंबर के बीच तक वो काफ़ी गर्म रहता है, और जिसका एवरेज टेम्परेचर भी काफ़ी नॉर्मल सा रहता है। ठीक है, अच्छा, ये ऑप्शन में मुंबई का नाम है। ठीक है, तो मुंबई से याद आया मुझे कि अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ था। ठीक है, अब इस इलेक्शन के बाद काफ़ी उथल पुथल हुआ था। ठीक है, कि कौन सीएम बनेगा। तो अभी जो है 5 दिसंबर को किसने शपथ ग्रहण किया एज सीएम ऑफ महाराष्ट्र, तो इसका सही जवाब है देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, देवेंद्र फडणवीस जो है वो महाराष्ट्र के नए सीएम बने हैं। ठीक है, और डिप्टी सीएम बने हैं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग स्टेट्स हैज नॉट आइडेंटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटी, इनमें से किन राज्यों में जो है कोई भी ट्राइबल समुदाय, ठीक है, आदिवासी समुदाय नहीं है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटका। तो इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। हरियाणा को 17वें भारतीय राज्य के रूप में 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग किया गया था। ठीक है, हरियाणा के नाम की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारी व्याख्याएं हैं। ठीक है, प्राचीन काल में इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और ब्रह्मोपदेश के नाम से जाना जाता था। ये सभी नाम जो है हरियाणा की भूमि पर ब्रह्म भगवान के उद्भव पर आधारित है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि हरियाणा के धरती पर
ब्रह्म भगवान ने अवतार लिया था। ठीक है, यहीं पर जो है आर्यों का सबसे पहला निवास भी हुआ था। तो आर्यों का निवास और वैदिक संस्कृतियों और अन्य संस्कारों के उपदेशों का घर माना जाता है हरियाणा की धरती। इसके और भी नाम है, जैसे कि बाहुधन्य का और बहुधाना। अब ये नाम जो है इस आधार पर दिया गया है कि हरियाणा को भरपूर अनाज और अपार धान की भूमि मानते हैं लोग। उसके बाद हरियाणा की राजधानी की अगर बात करें तो चंडीगढ़ है। ठीक है, ये चंडीगढ़ जो है इसके पड़ोसी राज्य पंजाब द्वारा भी राजधानी के तौर पे अपनाया गया है। ठीक है, चंडीगढ़ को स्विस मूल के फ्रांसीसी वास्तुकार ले कोर्बूसियर द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंडीगढ़ एक प्लांट सिटी है, एक प्लांट शहर है, तो इसको किसने डिजाइन किया था इसका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये थे ले कॉर्बूसियर। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में जो कि महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में पाई जाती हैं। तो महाराष्ट्र में देखें तो भानिया, अंध, भील, भिंजवार, ढाका, तडवी, तेतरिया, वल्लवी, गामित, गमता, गावित, मावची, पाडवी आदि महाराष्ट्र की कुछ सूचीबद्ध जनजातियां हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर हलबा, बन्ना और गोंड छत्तीसगढ़ की मुख्य सूचीबद्ध जनजातियां हैं। कर्नाटक की बात करें तो बेदार, टोडा, हकी पिकी, जेनु कुरुबा, कड्डू कुरुबा, कट्टू नायकन, कोंडा कापूस, शोलागा आदि कर्नाटक के कुछ सूचीबद्ध जनजातियां हैं। ठीक है, याद नहीं रखना है, बस ऐसे ही देख लो। ठीक है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में एलिमिनेशन के काम आ जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस स्थान पर स्थित है? ठीक है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी सिचुएटेड ऑन विच स्टेट? ऑप्शन है चंडीगढ़, भरतपुर, गुरुग्राम, गांधीनगर। तो इसका सही जवाब है गुरुग्राम। ठीक है, गुड़गांव में ये बर्ड सेंचुरी स्थित है। कुछ और अन्य पक्षी अभयारण्य के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे फेमस है क्यूलाडियो बर्ड सेंचुरी जो कि भरतपुर राजस्थान में है। यहाँ पर हर साल जो है साइबेरिया से पक्षी आते हैं। ठीक है, फिर है चिलिका बर्ड सेंचुरी जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो कि गुजरात में लोकेटेड है। वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। ठीक है, कंफ्यूजन मत होना वेदांतंगल के नाम से कि ये आंध्र प्रदेश में है, ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। वेलवदर राष्ट्रीय उद्यान गांधीनगर में है, गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात में 2 हो गया। ठीक है, नल सरोवर और वेलवदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ये प्रत्येक 2 साल पे जारी किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। 2021 वाला जो रिपोर्ट है ये 17वीं रिपोर्ट है। ठीक है, इससे पहले 2019 में जारी किया गया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखें तो इस रिपोर्ट में सबसे पहले टोटल फॉरेस्ट प्लस टोटल ट्री कवर के बारे में बताया गया है। ठीक है, कुल वन और पेड़ों का क्षेत्र जो है वो 24.62% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया है। ठीक है, अगर इसको हम बारी बारी से देखें तो कुल वन क्षेत्र जो है टोटल फॉरेस्ट एरिया वो है करीब 7,13,779 स्क्वायर किलोमीटर जो कि लगभग 22% और एक्चुअल में 21.7% है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2019 के कंपैरिजन में 0.22% का बढ़ोतरी हुआ है फॉरेस्ट कवर में। अगर हम ट्री कवर की बात करें तो ये 2.9% है। ठीक है, जिसमें कि कुल कितना बढ़ोतरी हुआ है तो 0.76% का 2019 के कंपैरिजन में। ठीक है, और कुल वन और पेड़ों को मिलाकर देखें तो कितना बढ़ोतरी हुआ है तो करीब 0.28% का बढ़ोतरी हुआ है। ठीक है, 2019 के कंपैरिजन में। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देश के भौगोलिक क्षेत्र का कुल वन और वृक्ष क्षेत्र है 24.62%। ठीक है, कुल वन क्षेत्र है
7,13,779 वर्ग किलोमीटर, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का करीब 21.7% है। वृक्ष क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्र का 2.9% है। ठीक है। अगर हम राज्यों की बात करें तो एरिया वाइज यानी क्षेत्रफल के हिसाब से एमपी मध्य प्रदेश जो है वो देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आ गया, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद महाराष्ट्र। ठीक है। तो ये टॉप 5 स्टेट्स है एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर में। कौन कौन सा हो गया? सबसे पहले एमपी, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उसके बगल में उड़ीसा और लास्ट में महाराष्ट्र। ठीक है। अगर हम वन आच्छादन में वृद्धि के मामले में देखें तो शीर्ष 5 राज्य हैं, यानी फॉरेस्ट कवर कितना इंक्रीज हुआ है उस मामले में देखें तो सबसे ज्यादा इंक्रीज बढ़ोतरी देखने को मिला है आंध्र प्रदेश में, उसके बाद उससे सटे हुए तेलंगाना में, उसके बाद उसके ऊपर उड़ीसा, ठीक है, उसके बाद कर्नाटक में और फिर लास्ट झारखंड में। ठीक है। पहाड़ी इलाका की बात करें तो पहाड़ी इलाका में वन आच्छादन जो है वो करीब 40% है। हालांकि इसमें कुछ डिक्रीज देखने को मिला है। ठीक है। यानी पहले से वन आच्छादन पहाड़ी इलाका में थोड़ा कम हुआ है। फिर अगर हम जनजाति इलाकों में देखें तो जनजाति इलाके में कुल वन आच्छादन जो है करीब 37% है। उत्तरी पूर्वी जिले में देखें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में तो कुल वन आच्छादन जो है 64% है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कुछ अच्छे परिणाम नहीं दिखे हैं, क्योंकि वर्तमान आकलन में क्षेत्र में 1020 वर्ग किलोमीटर अर्थात 0.6% की कमी देखी गई है वन आच्छादन में। ठीक है। सबसे ज्यादा कमी जो है अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिला है, जहां 257 वर्ग किलोमीटर तक वन क्षेत्र खो गया। ठीक है। मैंग्रोव कवर की बात करें तो मैंग्रोव कवर जो है 2019 की तुलना में बढ़ा है, कितने से? तो 0.3% से। ठीक है। टोटल कार्बन स्टॉक की बात करें तो टोटल कार्बन स्टॉक भी बढ़ा है। ठीक है। 2019 के कंपैरिजन में लगभग लमसम 80 मिलियन टन की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। जो कि 7200 मिलियन टन हो गया है 2021 में। रिपोर्ट के अनुसार यह भी पता चला है कि करीब 22% जो है वन क्षेत्र जो है वो आग लगने के संकट में है। ठीक है। बैम्बू फॉरेस्ट की बात करें तो 2019 की तुलना में करीब 10,594 स्क्वायर किलोमीटर की घटोतरी देखने को मिला है। ठीक है। बांस के वन में। ठीक है। अब फॉरेस्ट कवर में भी अलग अलग तरह के वर्गीकरण होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं। ठीक है। तो उसी क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा देख लें। वेरी डेंस फॉरेस्ट। ठीक है। इसका प्रतिशत कितना है? 3% है वेरी डेंस फॉरेस्ट। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट का मतलब हो गया बहुत ज्यादा घना जंगल। ठीक है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट का मतलब हो गया मतलब मीडियम। इसमें जो है वनों का जो आच्छादन होगा वो एकदम मीडियम होगा। ठीक है। इसका प्रतिशत करीब 9% है। ओपन फॉरेस्ट का प्रतिशत ये भी 9.3% है। स्क्रब फॉरेस्ट इसका 1.4% है। नॉन फॉरेस्ट तो ये लगभग 76% है। पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर के राज्यों में सबसे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है। ठीक है। तो पूर्वोत्तर के राज्यों में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर मिजोरम में देखने को मिला है 84%, फिर अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है 79%, फिर मेघालय है, फिर मणिपुर और नागालैंड है। तो बस 2 या 3 याद रखो। मिजोरम सबसे ज्यादा है पूर्वोत्तर के राज्यों में, फिर है अरुणाचल प्रदेश और फिर है मेघालय। दुनिया का सबसे पहला मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ है? तो वो है सुंदरबन में। ठीक है। मोर देन
40% जो है मैंग्रोव्स का, वो केवल 4 देशों में पाया जाता है। पहला है इंडोनेशिया, फिर है ब्राजील, फिर नाइजीरिया, फिर मेक्सिको। अगर हम इंडिया में बात करें तो मैंग्रोव का एरिया बढ़ा है, मैंने बताया, ठीक है, करीब 17 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र बढ़ा है, ठीक है। और सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जो है मैंग्रोव में ये हुआ है उड़ीसा और महाराष्ट्र में, ठीक है। बाघों की बात करें तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है, IUCN रेड लिस्ट में इसको दिया गया है। फिर एशियाटिक लायन जो कि गिर फॉरेस्ट गुजरात में पाया जाता है, ये भी इंडेंजर्ड स्पीसीज IUCN रेड लिस्ट में दिया गया है, ठीक है। भारत में जो बाघों की संख्या है वो पूरे विश्व भर के बाघों की संख्या का 70% है, ठीक है। करीब 3890 बाघ पाए जाते हैं इंडिया में, ठीक है, इस लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से। उसके बाद रूस में, उसके बाद इंडोनेशिया में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था टाइगर टास्क फोर्स के द्वारा, जिसको सेटअप किया था इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर का लॉन्च कब हुआ था? 1 अप्रैल 1973 को, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 घोषणा करता है कि कोई भी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व बनाया जाए कि नहीं, ठीक है, टाइगर के इन सीटू कंजर्वेशन के लिए। वन आच्छादन के टर्म्स में अगर हम बात करें तो एज अ परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ टाइगर रिजर्व, तो सीट्स जो 5 टाइगर रिजर्व हैं वो है सबसे पहले नंबर पे पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। दूसरे नंबर पे है अचनाकमर टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। तीसरे नंबर पे है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में। चौथे नंबर पे है काली टाइगर रिजर्व कर्नाटका में। 5वें नंबर पे है डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में, ठीक है। तो ये सभी जो है सीड्स टॉप 5 टाइगर रिजर्व्स हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर एज अ परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ टाइगर रिजर्व्स। अच्छा, टॉप 3 टाइगर रिजर्व्स कौन कौन से हैं जिसमें कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर में बढ़ोतरी हुआ है? तो ये है सबसे पहला नंबर पे बक्सा टाइगर रिजर्व जो कि वेस्ट बंगाल में है। फिर है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पे है। फिर है इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और सबसे ज्यादा लॉस फॉरेस्ट कवर में किस टाइगर रिजर्व में हुआ है? तो ये हुआ है कंवल टाइगर रिजर्व, ठीक है। कहाँ है ये? है तेलंगाना में, ठीक है। फिर है भादरा टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटका में है। फिर है सुंदरबन टाइगर रिजर्व, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज एग्रीकल्चर एरिया लेस देन 60%, ठीक है, 60% से कम का कृषि का क्षेत्र जो है इनमें से किन राज्यों में से है? अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें नोट करना होगा कि दिए गए ऑप्शंस में से चुनना है कि किस स्टेट में लेस देन 60% एग्रीकल्चर एरिया है। तो ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, पंजाब, यूपी, बिहार। तो इसमें सही आंसर है वेस्ट बंगाल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 60% से कम जो है कृषि का क्षेत्र है। और बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में 63% है लगभग एग्रीकल्चर एरिया, ठीक है। पंजाब में तो सबसे ज्यादा है, मोर देन 80%, ठीक है। यूपी में भी अच्छा खासा एरिया है, ठीक है। और अगर इंडिया लेवल पे देखें तो इंडिया लेवल पे और भी बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे 60% से कम कृषि का क्षेत्र है। जैसे कि अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की तो वहाँ पे 40 से 42% का कृषि क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद पूर्वोत्तर एरिया में तो लगभग सारे ही राज्यों में 60% से कम एग्रीकल्चर एरिया है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ पे खेती करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। आगे देखते हैं, नागार्जुना सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर, ठीक है। ऑप्शन है ताप्ती, कोसी, गोदावरी, कृष्णा। तो इसका सही आंसर है कृष्णा। इसको याद करने का मजेदार ट्रिक है, नागार्जुना में अर्जुन है, ठीक है। अर्जुन किसके शिष्य थे? तो कृष्ण भगवान के, ठीक है। कृष्ण भगवान ने उन्हें भगवत गीता में उपदेश दिया था, ठीक है। तो अर्जुन को रिलेट करोगे कृष्णा से तो आराम से आंसर निकल आएगा, ठीक है। कुछ और भी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट देख लेते हैं, जैसे भाखड़ा नागल
प्रोजेक्ट सतलज रिवर पे है। फरक्का प्रोजेक्ट हुगली नदी पे है। अलमाटी डैम प्रोजेक्ट ये भी कृष्णा नदी पे है, ठीक है। बसपा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये बसपा नदी पे है। कहाँ है ये? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद चुखा प्रोजेक्ट वांगचू रिवर पे है, ठीक है। कहाँ है ये? वांगचू रिवर भूटान में। उसके बाद ताप्ती नदी पर वल्लभ सागर सरोवर डैम है। कोसी नदी पर सप्त कोसी हाई डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। गोदावरी नदी पर श्री राम सागर प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डालमिया नगर ऑफ बिहार इज फेमस फॉर। डालमिया नगर जो है वो प्रसिद्ध है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन में और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि सिल्क, लेदर, ज्यूट। तो सिल्क के लिए भागलपुर फेमस है। लेदर के लिए चमड़े उद्योग के लिए किशनगंज और मुजफ्फरपुर। ज्यूट उद्योग की बात करें तो पूर्णिया। तेल के लिए तो ऑयल रिफाइनरी के लिए बरौनी बेगूसराय फेमस है। उसके बाद स्कूटर के लिए तो फतुहा फेमस है। फिर लेदर इंडस्ट्री के लिए जो है मुजफ्फरपुर के साथ साथ किशनगंज तो है ही, मोकामा, गया और बेगूसराय भी प्रसिद्ध है, ठीक है। गन फैक्ट्री के लिए मुंगेर, सिगरेट फैक्ट्री के लिए मुंगेर, ठीक है। उसके बाद पेपर इंडस्ट्री के लिए समस्तीपुर और दरभंगा। उसके बाद रेल इंजन रिपेयर के लिए जमालपुर, ठीक है। यहाँ पे रेल के इंजन का रिपेयरिंग होता है। सीसा की इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री के लिए पटना, ठीक है। चीनी इंडस्ट्री के लिए बिहटा। क्लियर? याद रखना शुगर इंडस्ट्री जो है वो बिहार का सबसे बड़ा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, ठीक है। पहला शुगर मिल जो है वो मरहौरा सारण में 1904 में खुला था। बिहार में करीब 28 शुगर मिल है, जिसमें से 11 शुगर मिल चल रहे हैं और 17 बंद हो चुके, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके प्रोडक्शन की तो बिहार केवल 5% ही चीनी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चाय के बारे में कौन फेमस है? तो चाय के मामले में किशनगंज डिस्ट्रिक्ट काफी फेमस है, ठीक है। सिल्क के बारे में मैंने बता दिया, भागलपुर, ठीक है। मेनली जो है कौन तरह का सिल्क ग्रो किया जाता है बिहार में? तो तसर सिल्क, ठीक है। हालांकि 2 जगह पर मलबरी रीलिंग ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है, जहां पर मलबेरी सिल्क को तैयार करने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, तो वो है भागलपुर और किशनगंज में, ठीक है। ईरी सिल्क की बात करें जिसको कि अहिंसा सिल्क भी कहते हैं, तो ईरी सिल्क या अहिंसा सिल्क जो है वो केवल बेगूसराय में ही पाया जाता है। MIT मुजफ्फरपुर ये इकलौता इंस्टीट्यूट है बिहार में जो कि लेदर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। देश का सबसे पुराना सिगरेट फैक्ट्री बिहार में मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में दिलवारपुर में है, ठीक है, जो कि 1910 में ही एस्टैब्लिश किया गया था। फिर प्लाईवुड इंडस्ट्री हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रसिद्ध है। जूट का इंडस्ट्री कटिहार पूर्णिया। डायमंड पॉलिश की इंडस्ट्री पटना। बर्तन का इंडस्ट्री सिवान और बिहटा। वर्मिलियन यानी सिंदूर की इंडस्ट्री पटना और लखीसराय में। तसर सिल्क भागलपुर। लीची मुजफ्फरपुर। मखाना दरभंगा। थर्मल पावर कांटी मुजफ्फरपुर में है। माचिस का इंडस्ट्री कटिहार में। माइनिंग इंडस्ट्री औरंगाबाद। लाह जिससे चूड़ी बनता है लैक इंडस्ट्री गया और पूर्णिया, ठीक है। दवा की इंडस्ट्री नारायणपुर दरभंगा में है। रेल कोच फैक्ट्री हरनौत नालंदा में। ये क्वेश्चन तो बीपीएससी पीवाईक्यू में आ चुका है, ठीक है, कि भारत वेगन और इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ है? तो ये है मोकामा में, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो पेपर इंडस्ट्री दरभंगा में है, ठीक है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अशोक पेपर मिल्स इन दरभंगा
और एक और है ठाकुर पेपर मिल्स, ये है समस्तीपुर में। ठीक है। पान, उसमें जो पान में जो कत्था यूज होता है, ठीक है, वो कत्था जो है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो गया और बेतिया जिला में। ठीक है। नेक्स्ट, डेयरी इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर कॉम्फेड नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसको फुल फॉर्म है कोऑपरेटिव बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1983 में हुआ था। ठीक है, जब ऑपरेशन फ्लड के तहत दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की गई थी। ठीक है, जिस तरह से गुजरात में आनंद का कोऑपरेटिव है, उसी तरह से बिहार में ये कॉम्फेड कोऑपरेटिव बनाया गया अंडर ब्रांड नेम सुधा। ठीक है, सुधा के दूध घरों घरों में अब आता है कि नहीं। तो बिहार में जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो सबको मार्केटिंग किया जाता है इसी कॉम्फेड के द्वारा। और किस ब्रांड से, तो सुधा ब्रांड से। ठीक है, कॉम्फेड के 2 प्लांट्स हैं बिहार में, एक समस्तीपुर और एक दूसरा भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया इज देयर इन बिहार। टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है, 7380 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जो कि 7.8% ऑफ टोटल बिहार ज्योग्राफिकल एरिया है। अब ये जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है 7380, इसमें से सबसे ज्यादा है ओपन फॉरेस्ट, ठीक है, खुला वन 3761। उसके बाद है मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, और उसके बाद सबसे कम है वेरी डेंस फॉरेस्ट। स्क्रब फॉरेस्ट को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, कितना प्रतिशत चेंज हुआ है 2019 के कंपैरिजन में, तो 2019 के तुलना में जो है करीब 74.8 यानी 75 स्क्वायर किलोमीटर जो है का बदलाव देखने को मिला है, जो कि करीब 1.03% इंक्रीज हुआ है 2019 के कंपैरिजन में 2021 में। ठीक है, एरिया वाइज देखें तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किस जिले में है, तो वो है कैमूर भभुआ। ठीक है, 1051 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद वेस्ट चंपारण, उसके बाद है रोहतास। ठीक है, और यही अगर प्रतिशत में देखें, परसेंटेज में, तो जो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, तो वो है कैमूर 31.5%, उसके बाद जमुई, उसके बाद नवादा। क्लियर है। तो एरिया और परसेंटेज दोनों में कैमूर टॉप पर है। ठीक है, और अगर हम बॉटम से देखें, सबसे नीचे पायदान पे कौन है, तो शेखपुरा। ठीक है, एरिया में भी और परसेंटेज में भी शेखपुरा जो है उसमें सबसे कम फॉरेस्ट एरिया है। और शेखपुरा के बाद किसका नंबर है, तो एरिया में शेखपुरा के बाद अरवल और जहानाबाद, और प्रतिशत में शेखपुरा के बाद बक्सर एंड सिवान और गोपालगंज। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैक्सिमम इंक्रीज और डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर एज रिस्पेक्ट टू 2019, 2019 के तुलना में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी या घटोतरी किस जिले में हुआ है, वन आच्छादन में, तो ये है बांका, जिसमें कि 16.2% बढ़ोतरी देखने को मिला। ठीक है, तो बांका, उसके बाद जमुई, उसके बाद गया, तो ये तीनों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिला है, मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर। और वहीं अगर हम सबसे कम बढ़ोतरी की बात करें यानी मैक्सिमम डिक्रीज की बात करें, तो वो है कैमूर, सुपौल और रोहतास। ठीक है, जिस कैमूर में तो -4.8% का डिक्रीज देखने को मिला है, लेकिन फिर भी ये टॉप पर है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही घना जंगल वाला क्षेत्र है, तो इसीलिए यहाँ पे वन आच्छादन घटा है, नेगेटिव में गया है, लेकिन फिर भी नंबर 1 पे है। ठीक है, सुपौल में भी घटा है, रोहतास में भी घटा है, बढ़ा कहाँ है, बांका, जमुई और गया में। सबसे ज्यादा एरिया अंडर वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ है, तो वेस्ट चंपारण में। ठीक है, मैक्सिमम एरिया अंडर वेरी डेंस फॉरेस्ट इज इन वेस्ट चंपारण।
और मैक्सिमम एरिया अंडर मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, ये भी वेस्ट चंपारण में ही है। और मैक्सिमम एरिया अंडर ओपन फॉरेस्ट, तो ये है कैमूर भभुआ। ठीक है, कैमूर पहाड़ी इलाका है ना, तो खुला खुला इलाका है, इसीलिए यहाँ पे ओपन फॉरेस्ट ज्यादा पाया गया है। ठीक है, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर के केसेस जो हैं वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी VTR-2 फॉरेस्ट डिवीजन से देखने को मिला है। बिहार में हम टोटल फॉरेस्ट प्लस टोटल ट्री कवर की बात करें तो ये होता है 9,721.79 स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज 10.3% ऑफ जोग्राफिकल एरिया बनाता है। ठीक है, इसमें से ट्री कवर की बात करें तो ये 2,341 स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज 2.49% ऑफ जोग्राफिकल एरिया बनाता है। ट्री कवर ऑफ बिहार जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिला है 338 स्क्वायर किलोमीटर से करीब करीब लमसम 17% बढ़ोतरी हुआ है वृक्षों में। ठीक है, उसके बाद कार्बन स्टॉक की बात करें तो टोटल कार्बन स्टॉक जो है वो करीब 56.88 मिलियन टन बिहार में है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के इक्विवेलेंट में 208.56 मिलियन टन हो जाता है। ठीक है, परसेंटेज में देखें तो ये पूरे देश का फॉरेस्ट कार्बन का 0.79% लमसम 1% जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, मेजर इन्वेसिव स्पीसीज की बात करें तो लैंटाना कैमरा है। ठीक है, ये ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन में जो है ISFR इंडिया और ISFR बिहार के जो भी पोर्शन थे, ठीक है, वो भी कवर अप कर लिया। ठीक है, तो हो रहा है ना बूस्टर रिवीजन, जिसमें केवल आप एक क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं बल्कि एक क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चंस जैसा भी बना ले वो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए बहुत ही डिटेल में ये PYQ एनालिसिस हो रहा है। ठीक है, इसको आप जरूर सुन के जाना, एग्जामिनेशन से पहले बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आई एम श्योर। ठीक है, क्योंकि इसमें केवल एक सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं हो रहा है बल्कि सारे सब्जेक्ट्स कवर अप हो रहे हैं। क्लियर हो गया? केवल अगर मैथ्स और करंट अफेयर छोड़ दें तो बाकी सभी GS के सब्जेक्ट्स इसमें कवर हो रहे हैं। और 69th तक आते आते तो 1000 से ऊपर क्वेश्चंस हम लोग आराम से पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन हम देना चाहेंगे कि जब बिहार डिवाइडेड नहीं था तब उस समय बिहार के पास 17% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट कवर था। ठीक है, करीब 30 लाख हेक्टेयर। लेकिन जब इसका डिवीजन हो गया 2000 में, तब बिहार के पास मात्र 6.87% ही फॉरेस्ट कवर बच गया, जो कि हेक्टेयर में देखें तो करीब 6.16 लाख हेक्टेयर। ठीक है, मतलब डिवीजन से जो है करीब 79% जो था टोटल फॉरेस्ट एरिया वो झारखंड चला गया और केवल मात्र 21% ही बिहार में बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 states ऑफ इंडिया मोस्ट रिचली एंडोर्ड विथ आयरन ओर आर। तो इसका आंसर होगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ मिनरल एंड ओर्स। ठीक है, उड़ीसा जो है, उड़ीसा में करीब 50% टोटल इंडिया के प्रोडक्शन का आयरन ओर यहाँ प्रोड्यूस होता है। और जो प्रमुख क्षेत्र हैं जैसे हो गया मयूरभंज, केवंझार, ठीक है, कियोंझार, सुंदरगढ़, ठीक है, ये सब जो है प्रमुख आयरन प्रोड्यूसिंग रीजन्स है उड़ीसा के। छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट आयरन और प्रोड्यूसिंग स्टेट है। यहाँ पर प्रमुख क्षेत्र है बस्तर और दुर्ग जिला। ठीक है, बायलाडेला आयरन ओर माइन बहुत ही फेमस है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, जो कि बस्तर जिला में प्रेजेंट है। उसके बाद कुछ और माइंस जैसे कोनपाल, धंज डोगरी। ठीक है, कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं आयरन ओर के बारे में। एक समय में बिहार को आयरन और कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर झारखंड अलग हो गया तो ज्यादातर जो मिनरल वाले क्षेत्र थे वो सब झारखंड चले गए। ठीक है,
और दूसरे दूसरे राज्य जो है वो आयरन प्रोडक्शन में उभर कर सामने आ गए। ठीक है, वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहां पर दुर्गापुर स्टील प्लांट है, जिसको कि यूके की मदद से सेटअप किया गया था। ठीक है, एक सूरजगढ़ आयरन और माइन है महाराष्ट्र में, ये भी फेमस है। ठीक है, उसके बाद बालदा ब्लॉक आयरन और माइन, ये बहुत पॉपुलर है उड़ीसा में। ठीक है, फिर डोनी मलाई आयरन और माइन, ये बेलारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में है। जाजंग माइन, जोडा ईस्ट माइन, ठीक है, ये सभी उड़ीसा में लोकेटेड है, वेरी फेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज चीफली फाउंड एट झरिया इन झारखंड? झारखंड के झरिया में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है थोरियम, सिल्क, गोल्ड, कोल। तो इसका सही आंसर होगा कोल। ठीक है, झरिया जो है वो कोयला के लिए फेमस है। और ये झारखंड के धनबाद जिले में है। ठीक है, 1916 से लेकर आज तक करीब 80 अंडरग्राउंड फायर्स यहाँ पे लग चुके हैं इस कोयले खान में। ठीक है, तो काफी डेंजरस कोयला खान है ये। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज लोकेटेड ईस्टर्न मोस्ट ऑफ बिहार? ऑप्शन है भागलपुर, पटना, कटिहार, पूर्णिया। सबसे पूर्वी दिशा में कौन सा शहर मौजूद है? तो ये है ऑप्शन कटिहार। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कटिहार है कि पूर्णिया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही आंसर है कटिहार। इसके बॉर्डर की बात करें तो उत्तर में नेपाल, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में यूपी। ठीक है, इन सब से घिरा हुआ है। ये मैंने बिहार के बॉर्डर्स के बारे में बात किया। ठीक है, अगर हम कटिहार को देखें तो कटिहार के आसपास का जो जिला है तो पूर्णिया और भागलपुर इसको टच करता है। ठीक है, यहां से गंगा नदी भी बहती है और इसके पूरब में पश्चिम बंगाल है। ठीक है, वेस्ट बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो ऑप्शन है अनुपम झील, सांभर झील, सुखना झील, कामा झील। तो इसका सही आंसर है अनुपम झील। ठीक है, यह कैमूर में है। और जो ऑप्शन में झील दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। तो सांभर झील कहाँ है? जयपुर राजस्थान में। सुखना झील चंडीगढ़ में है। कामा झील रूस में है। ठीक है, रशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? सिस्टम ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कमिटी? तो ये थे बलवंत राय मेहता। ठीक है, इन्होंने ही इन्होंने ही 3 स्तरीय यानी 3 टियर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, कि 3 स्तर होना चाहिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, जिसमें पंचायत मतलब ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए डायरेक्ट रूप से चुने गए प्रतिनिधि होंगे। ठीक है, और पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन करने के लिए इनडायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। ठीक है, इसका प्राथमिक उद्देश्य होगा योजना और विकास। ठीक है, जिला कलेक्टर यानी डीएम जो होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनको जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया जाए और पंचायत समिति जो होंगे वो कार्यकारी निकाय होनी चाहिए। मतलब पंचायत समिति शुड बी एग्जीक्यूटिव बॉडी और जिला परिषद शुड बी एडवाइजरी एंड सुपरवाइजरी बॉडी, मतलब सलाहकार और पर्यवेक्षक निकाय। ठीक है, और अशोक मेहता कमेटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ ही लिया है डिटेल में पंचायत राज सिस्टम को। ठीक है, अशोक मेहता ने जो है 2 स्तरीय पंचायत राज सिस्टम का सलाह दिया था, जिसमें जिला परिषद तो होगा ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और बहुत सारे गांव को मिला के एक मंडल पंचायत बनाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महानोलॉबिस प्लान मॉडल जो अडॉप्ट किया गया था इंडिया में, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इसका सही आंसर है सेटिंग अप हैवी इंडस्ट्रीज विच वर कैपिटल इंटेंसिव। ये मॉडल जो है वो सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान आया। ठीक है, जिसमें कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 पास किया गया था। ठीक है, और इसके बाद से ही जो है पब्लिक सेक्टर का विकास शुरू हुआ और लाइसेंस राज भी चलने लगा। ठीक है, पीसी महानोलॉबिस एक बहुत महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक ओल्ड रशियन मॉडल दिया था। ठीक है, जिसमें कहा गया था कि भारी उद्योगों पर जोर देना चाहिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक उच्च विकास के पथ पर ले जा सकता है। यह मॉडल राज्य निर्देशित निवेशों के लिए सांख्यिकी नींव को सुनिश्चित करने के लिए जाना जाता है और एक विस्तृत इनपुट आउटपुट मॉडल के माध्यम से लाइसेंस राज की बौद्धिक बुनियाद तैयार करता है। ठीक है,
पीसी महालनोबिस जवाहरलाल नेहरू के काफी करीबी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैच द फॉलोइंग है कि कौन सा बैंक जो है उसका स्थापना वर्ष कब था। ठीक है, तो इसका हम डायरेक्टली आंसर बता देते हैं। 1955 में आईसीआईसीआई बैंक का स्थापना हुआ। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। 1964 में आईडीबीआई का स्थापना हुआ। इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। उसके बाद 1982 में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ। ठीक है, फिर 1987 में BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, इसमें कुछ टर्म्स हैं जिसको कि मैच करना है, जैसे ओपन जनरल लाइसेंस, ये जो है वन टाइम एक्सपोर्ट लाइसेंस है जो कि रिलेटेड है एक्सटर्नल ट्रेड से। फिर है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये रिलेटेड है इन्फ्लेशन टर्म से। ठीक है, इकोनॉमी का टर्म है। फिर है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, ये रिलेटेड है क्रेडिट कंट्रोल से। फिर है ट्राइसेम। ठीक है, ये रिलेटेड है एम्प्लॉयमेंट से। ट्राइसेम क्या होता है? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये एक स्कीम था जिसे कि 1979 में शुरू किया गया था, जिसमें कि इसका उद्देश्य था कि 18 से 35 साल के बीच के युवाओं को जो कि बेरोजगार हैं उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेन किया जाए, कुछ ऐसे स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाए, और प्रायोरिटी SC ST और महिलाओं को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज। इसका ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री और फाइनेंस कमीशन। तो इसका सही आंसर है फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, ये ऑप्शन इसलिए हुआ क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अगर हम बात करें फाइनेंस मिनिस्ट्री की, तो इसमें बेसिकली 5 डिपार्टमेंट इसके अंतर्गत काम करते हैं। कौन कौन से हैं ये? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, तो आर्थिक मामलों का विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, वित्तीय सेवा विभाग और निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग। ठीक है, ये सभी जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री में आ गए। बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो पहला है RBI। RBI जो है वो गवर्न होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। ठीक है, ये बोर्ड जो है उसे भारत सरकार अपॉइंट करती है RBI एक्ट के तहत। ठीक है, और डायरेक्टर्स को 4 साल की अवधि के लिए अपॉइंट किया जाता है या नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, और ये सभी मॉनेटरी पॉलिसी को मॉनिटर करती है और ये सुनिश्चित करता है कि मूल्य स्थिरता जो है वो बनी रहे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं योजना आयोग, दैट इज प्लानिंग कमीशन। ठीक है, जिसका अब नया नाम हो गया है 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग। ठीक है, नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। या 15 मार्च 1950 को केंद्र सरकार के एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से स्थापित किया गया था। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका स्थापना जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, प्लानिंग कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्लान्स फॉर्मुलेट करना। ठीक है, जो भी देश में मौजूद फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करके देश के लिए आर्थिक विकास की प्लानिंग तैयार करना। ठीक है, और अभी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। हालांकि प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी और CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। फाइनेंस कमीशन की बात करें तो फाइनेंस कमीशन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, जिसे आर्टिकल 280 के तहत गठन किया जाता है और राष्ट्रपति जो है वही फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं। ठीक है, 5 सालों का इसका कार्यकाल होता है, टर्म ऑफ 5 years।
ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम है वो मेथड, वो प्रक्रिया, वो फॉर्मूला तैयार करना जिससे कि टैक्स का सही सही डिस्ट्रीब्यूशन हो सके केंद्र और सरकार के बीच, या केंद्र और राज्य के बीच, या राज्य और राज्य के बीच, ठीक है। और 15वें फाइनेंस कमीशन जिसका गठन 2017 में किया गया था, उसके अध्यक्ष थे एनके सिंह, और अभी वर्तमान में 16वें फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ठीक है। और ये जो है क्वासी जुडिशियल बॉडी होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ और कमीशन के हम लोग चेयरमैन देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यूपीएससी का अभी प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? तो प्रीति सुदन, ठीक है। इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। उसके बाद नॉर्मल इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो ज्ञानेश और सुखबीर सिंह, ठीक है। ये 2 इलेक्शन कमिश्नर है और इनके ऊपर है सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। नेक्स्ट है बीपीएससी के अभी वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो परमार रवि मनुभाई, ठीक है। उसके बाद बीएचआरसी दैट इज बिहार ह्यूमन राइट्स कमीशन के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? तो ये है अनंता मनोहर बदर, ठीक है। फिर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन इंडिया, इनके चेयरमैन कौन है? तो ये हैं श्रीमती विजया राहतकर, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्टेट कमीशन फॉर वुमेन ऑफ बिहार की बात करें तो इनका प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? तो इनकी प्रेजेंट चेयरमैन है अश्वमेध देवी, ठीक है। और एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? तो इनके चेयरमैन थे अरुण कुमार मिश्रा, जो कि रिटायर हो चुके हैं, और अभी नया चेयरमैन का गठन अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी एक्टिंग चेयरपर्सन के रूप में विजया भारती सयानी काम कर रहे हैं। आर्टिकल 76 के तहत जो अटॉर्नी जनरल का पद होता है वो किसने अभी ग्रहण किया हुआ है? तो 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं आर वेंकट रमनी, ठीक है। उसके बाद अभी एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार कौन है? तो ये हैं पीके शाही, ठीक है, प्रशांत कुमार शाही। पहले एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार कौन थे? ये थे ललित नारायण सिन्हा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द यूनियन बजट ऑफ, ठीक है। तो ईआरडी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये 2011-12 में इंट्रोड्यूस किया गया था यूनियन बजट में, रंगाराजन कमेटी के सलाह पर, ठीक है, जिन्होंने पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में इस कमेटी का गठन किया था, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है उधार के लिए धन का उपयोग पूंजीगत व्यय को निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रभावी राजस्व घाटा है ईआरडी, ये पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए राजस्व घाटे और अनुदान के बीच का अंतर है। क्लियर हो गया? सो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट and grants for the creation of capital assets. It is aimed to deduct the money used out of borrowing to finance capital expenditure. Next question है, interest payment is an item of, इसका सही आंसर होगा revenue expenditure, यानी ब्याज भुगतान क्या है? तो ये एक राजस्व व्यय है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिकली 2 तरह का होता है। पहला तो ऐसे एक्सपेंसेस जो कि रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स में मेंटेनेंस के लिए यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें आ गया मशीनरी या इक्विपमेंट का मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, ठीक है। और दूसरा कैटेगरी में आ गया रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स, उसका जो है एक्सपेंसेस होता है।
इसमें आ गया डे टू डे एक्सपेंसेस, ठीक है, जैसे कि रेंट हो गया, ऑफिस का सप्लाईज हो गया, ठीक है, सेल्स टीम का सैलरीज हो गया, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स। ये तो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि काफी शॉर्ट टर्म बिजनेस एक्सपेंसेस है, जो कि 1 साल से भी कम के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। दूसरा कैटेगरी है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जिसका मतलब हो गया कि लंबे समय के लिए बस एक बार खर्चा करने का जरूरत है कि नहीं। तो ये हो गया पूंजी व्यय, मतलब एक बार पूंजी लगाओ और लंबे समय के लिए निश्चिंत हो जाओ, ठीक है। लेकिन वो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था वो आए दिन यानी रोजमर्रा का खर्चा उसमें शामिल होता है। कोई भी बिजनेस हम करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें 2 तरह का खर्चों का सामना करना पड़ता है। एक तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मतलब एक बार पूंजी लगाना पड़ता है उसमें, तो वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक बार हमने 10 लाख का पूंजी लगाया और कोई बिजनेस खड़ा किया, ठीक है। अब आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब उस बिजनेस को चलाने के लिए, ठीक है, उसमें कोई सामान या सर्विसेज जो हम दे रहे हैं, उसके लिए हमें जो रोजमर्रा के खर्च करने पड़ते हैं, जैसे कि अगर कहीं जमीन लिया है तो उसका रेंट देना है, अगर कोई बैंक से लोन लिया है तो उसका पेमेंट करना है, ठीक है। अगर हमने स्टाफ्स रखे हैं तो उनका सैलरीज देना है, फिर कंप्यूटर रखा है या फिर कोई मशीनरी रखा है, मशीन रखा है तो उसके रिपेयरिंग के लिए खर्चे करने हैं, है कि नहीं। तो इस तरह के फिर इस तरह के जो छोटे मोटे खर्चे हो गए, आए दिन के खर्चे, वो हो गए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है उसका 2 काम है, या तो वो एसेट्स बनाएगा या फिर वो लाइबिलिटीज घटाएगा, यानी या तो वो कोई पूंजी क्रिएट करेगा, ठीक है, एसेट्स बनाएगा। जैसे कि अगर सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है तो उनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि वो कुछ एसेट्स बनाती है, जैसे कि रोड बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, ठीक है, जन कल्याण के लिए, ठीक है। या तो वो लाइबिलिटीज यानी बोझ, अपने ऊपर जो बोझ है वो घटाएगी। कैसे घटाएगी? तो जहां से वो लोन लिया है, ठीक है, या उधार लिया है, तो उसके ऋण को चुका के, ठीक है, उसके इंटरेस्ट को पेमेंट करके, तो ये हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है प्लान एक्सपेंडिचर का। प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो वो सभी एक्सपेंडिचर जो कि प्लानिंग के नाम में किया जाता है, ठीक है, खासकर जो 5 ईयर प्लान्स पहले होते थे, उनके लिए जो भी खर्चे अलॉट किए जाते थे उसको प्लान एक्सपेंडिचर में शामिल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि बिजली, ठीक है, कितना बिजली उत्पन्न होगा, कितना खर्च सिंचाई पर किया जाएगा, कितना खर्च जो है रोड कंस्ट्रक्शन में होगा, कितना खर्च पुल बनाने में, पुल निर्माण में खर्च होगा, ठीक है, कितने खर्च से जो है वो रोजगार को दूर किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब प्लान एक्सपेंडिचर हो गया, जो कि एक तरह से हम लोग एनुअल बजट में भी देखते हैं, ठीक है। तो 2023-24 के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कि यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, उसके अनुसार भारत का एचडीआई रैंक है 134वां, ठीक है। ये रिपोर्ट जो है सबसे पहले 1990 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसका बेसिकली 3 पैरामीटर्स पे ये आधारित होता है, ठीक है। कौन कौन सा? तो एक तो एजुकेशन हो गया, दूसरा हेल्थ हो गया, तीसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया, ठीक है। हेल्थ को एचडीआई कैसे मेजर करता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब कोई भी इंसान कितना साल जिएगा, ठीक है। एजुकेशन को कैसे मेजर करता है? तो कितना साल कोई बच्चा जो है स्कूलिंग गया है, ठीक है, तो वो ईयर ऑफ स्कूलिंग से एजुकेशन का मेजरमेंट होता है। तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसको कि ग्रॉस नेशनल इनकम के द्वारा मेजर किया जाता है, पर कैपिटा इन पीपीपी टर्म्स, ठीक है, ठीक है, मतलब कोई भी इंसान जो है उसका पर कैपिटा इनकम कितना है, ठीक है, और वो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, ठीक है, जीवन का स्तर क्या है, जीवन यापन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन से इंडेक्स को सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंपाइल किया जाता है, ठीक है, सीएसओ इसमें से क्या कंपाइल करते हैं? तो इसका सही आंसर है सीएसओ जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज को कंपाइल करता है, मतलब केंद्रीय
सांख्यिकी संगठन शहरी समृद्धतर कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन करता है। ठीक है, अब सीएसओ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो सीएसओ कैसे बना, तो एनएसएसओ प्लस सीएसओ, ठीक है, दोनों को मर्ज कर देंगे तो बनेगा एनएसओ। ठीक है, एनएसएसओ क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। जब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी सीएसओ के साथ मर्ज कर गया तो इस दोनों ने एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इसका नाम है एनएसओ, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, 23 मई 2019 को इसका अप्रूवल भारत सरकार ने दे दिया है कि आप सीएसओ को जो है एनएसएसओ में मर्ज करके एनएसओ बना लो। ठीक है, और पहले एनएसएसओ का नाम नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, और भारत की सबसे बड़ा संगठन था ये, जो कि आर्थिक सामाजिक सर्वे कंडक्ट करता था समय समय पर। तो अब जो है ये सीएसओ का ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गया है। ठीक है, अब केवल एक ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ही संगठन है, दैट इज एनएसओ। ठीक है, चूंकि ये पुराना क्वेश्चन पेपर है इसीलिए इसमें कुछ पुराने इंफॉर्मेशन भी उपलब्ध है, लेकिन उसको हम जहां तक पॉसिबल उसको हम अपडेट करते हुए आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए अब ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि सीएसओ के बारे में, अब पूछेगा कुछ भी क्वेश्चन तो एनएसओ से पूछेगा रिलेट करके। ठीक है, कि आप बताइए कि एनएसओ जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत हेड किया जाएगा। तो एनएसओ जो है वो कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में 3 ऑप्शन और दिए हुए हैं। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि 4 तरह के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होते हैं। ठीक है, सीपीआई पहला होता है सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ठीक है, दूसरा होता है सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स, तीसरा होता है सीपीआई फॉर रूरल लेबरर्स, और चौथा होता है सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज, यानी औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और शहरी श्रमेतर कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में तिलहन का कुल उत्पादन कितना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में तो ये पुराना डाटा दिया हुआ है। ठीक है, 2013-14 का पूछा हुआ है, चूंकि 2015 का पेपर है। अभी आपको पूछेगा 2023-24 का। ठीक है, तो हम बता दें आपको कि 2023-24 में भारत में तिलहन का कुल उत्पादन 365.99 लाख टन है। ठीक है, भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। क्लियर है। अब तिलहन के अलावा और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे कुल दलहन का उत्पादन कितना हुआ है, तो 23-24 में कुल पल्सेस का प्रोडक्शन जो है 242 लाख टन हुआ है। ठीक है, ये हम आपको राउंड ऑफ करके बता रहे हैं। ठीक है, पॉइंट हटाकर। उसके बाद टोटल गेहूं का उत्पादन कितना हुआ है, तो 11,033 लाख टन। ठीक है, जो कि पिछले वर्षों से मतलब 2022-23 के तुलना में यह 27.4 लाख टन ज्यादा है। टोटल चावल का उत्पादन 1,37,825 लाख टन हुआ है। यह पिछले वर्षों की तुलना में 2,070 लाख टन ज्यादा है। अगर हम टोटल खाद्यान्न की उत्पादन की बात करें तो ये 3,323 लाख टन है। ठीक है, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, जो कि पिछले वर्षों की तुलना में 26.11 लाख टन ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेंसी विच हैज अ टेंडेंसी ऑफ क्विक माइग्रेशन इज कॉल्ड। तो इसका ऑप्शन था हॉट करेंसी, गोल्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी, हार्ड करेंसी। तो इसका सही जवाब है हॉट करेंसी। ठीक है, ये जो है टर्म वो फॉरेक्स मार्केट के लिए यूज किया जाता है और ये एक टेम्पोररी नाम है कोई भी हार्ड करेंसी के लिए। ठीक है, क्या होता है हार्ड करेंसी? हार्ड करेंसी रेफर्स टू मनी that is issued by a nation that is seen as politically and economically stable. ठीक है, मतलब
ये जो दुर्लभ मुद्रा है वो क्या है? वो ऐसा धन है जो एक ऐसे राष्ट्र द्वारा जारी किया जाता है जिसे राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर माना जाता है। ठीक है, ये वैश्विक रूप से कारोबार वाली मुद्रा है। ठीक है, काफी विश्वसनीय और स्थिर संग्रह के रूप में ये मुद्रा काम करती है। नेक्स्ट है सॉफ्ट करेंसी, सुलभ मुद्रा। क्या होता है? तो यह वह मुद्रा है जो किसी भी अर्थव्यवस्था में अपने विदेशी मुद्रा बाजार में आसानी से उपलब्ध है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया सुलभ मुद्रा है। ठीक है, तो इंडियन करेंसी जो है, इंडियन रूपी करेंसी, वो क्या है? एक सॉफ्ट करेंसी का एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया? हॉट करेंसी को हिंदी में चलायमान मुद्रा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आर.एन. मल्होत्रा कमिटी इज एसोसिएटेड विथ, किससे जुड़ा हुआ है आर.एन. मल्होत्रा कमिटी? तो ये जुड़ा हुआ है इंश्योरेंस सेक्टर से। ठीक है, और इस कमेटी का गठन 1993 में हुआ था। ठीक है, इंश्योरेंस से रिलेटेड सारा कामकाज देखने के लिए एक ऑटोनोमस बॉडी गठित किया गया है जिसका नाम है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, जो कि रेगुलेट करता है और डेवलप करता है इंश्योरेंस सेक्टर को। ठीक है, ये कंपटीशन भी प्रमोट करता है ताकि इनके जो कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाई हो सके, इनका सर्विस अच्छा हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्विस टैक्स इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, तो इसका सही आंसर है 1994-95। जुलाई 2017 में ये GST के अंतर्गत आ गया है। ठीक है, GST ने समस्त इनडायरेक्ट टैक्सेस को, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से लगाए जाते थे, जैसे कि वैट हो गया, उत्पाद शुल्क हो गया, सर्विस टैक्स यानी सेवा कर हो गया, इन सभी अप्रत्यक्ष करों को अपने में समाहित कर लिया है। ठीक है, और GST अमूमन सारे गुड्स और सर्विसेज पे लगाया जाता है। ठीक है, GST हालांकि उपभोक्ता पे करते हैं, लेकिन इसको सरकार तक पहुंचाया जाता है बिजनेसों द्वारा, जो कि वो गुड्स और सर्विसेज बेच रहे हैं। ठीक है, GST जो है वो एप्लीकेबल होता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। ठीक है, और ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन है। ये एक तरह का ड्यूअल GST है। ठीक है, जिसमें कि सेंटर GST अलग होता है, जो कि सेंटर केंद्र के द्वारा लगाया गया GST है, और स्टेट का GST अलग होता है, जो कि राज्य के द्वारा लगाया गया GST है। ठीक है, और एक तीसरे तरह का GST होता है जिसको कहते हैं IGST, दैट मीन्स इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। मतलब जो भी गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट होता है यानी आयात होता है, उसको IGST में काउंट किया जाता है। ठीक है, इन एडिशन टू एप्लीकेबल कस्टम ड्यूटीज के अलावा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार के लिए कर राजस्व के निम्नलिखित महत्वपूर्ण स्रोतों पर विचार कीजिए। निगम कर, सीमा शुल्क, निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर, और चौथा है संघ उत्पाद शुल्क। निम्नलिखित में से कौन सा सकल कर राजस्व के संदर्भ में सही अवरोही क्रम है? ठीक है, तो अवरोही क्रम बताना है हमें। तो इसका सही आंसर होगा कि सकल कर राजस्व के संदर्भ में सही अवरोही क्रम है निगम कर यानी कॉर्पोरेशन टैक्स, निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर यानी कॉर्पोरेशन टैक्स के अलावा जो है किसी दूसरे इनकम पर टैक्स लगाना, तीसरा है संघ उत्पाद शुल्क यानी यूनियन एक्साइज ड्यूटी, चौथा है सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी का अर्थ क्या है? ठीक है, मतलब रुपए की परिवर्तनीयता का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब है स्वतंत्र रूप से अन्य प्रमुख मुद्राओं के लिए रुपए की रूपांतरण की अनुमति और इसके विपरीत, मतलब फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रूपी टू एनी अदर मेजर करेंसीज एंड वाइस वर्सा। क्लियर? फर्स्ट रूपी इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी ने भारत में पहली बार रुपये को
पेश किया था और बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने पहला कागज नोट यानी पेपर करेंसी जारी किया। ठीक है, भारतीय आरबीआई जो है यानी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, वो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है जो कि मुद्रा संबंधी प्रावधानों को जारी और नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006 के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में मध्यम उद्यमों के लिए निर्धारित निवेश सीमा है? तो इसका सही आंसर है 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम। तो ये तो प्रावधान 2006 एक्ट के तहत था, लेकिन अब इसको हम अपडेट करें तो 1 जुलाई 2020 से नया प्रावधान लागू हो गया है। ठीक है, उसके अनुसार अब संशोधित वर्गीकरण, ठीक है, अब जो है एमएसएमई का न्यू क्लासिफिकेशन हुआ है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। सूक्ष्म यानी माइक्रो इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें जो मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, निवेश होगा, वो 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो सकता और वार्षिक कारोबार यानी एनुअल टर्नओवर जो होगा उसका वो 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा। ठीक है, स्मॉल की बात करें, स्मॉल इंडस्ट्री की, लघु इंडस्ट्री की, तो उसमें ये जो रेंज रखा गया है वो है 10 करोड़ से 50 करोड़। ठीक है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा और वार्षिक कारोबार 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा। मीडियम इंडस्ट्री की बात करें तो ये 50 से 250 करोड़ का रेंज रखा गया है। ठीक है, मतलब 50 करोड़ निवेश और मैक्सिमम 250 करोड़ वार्षिक कारोबार। ठीक है, उससे अधिक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है? तो इसका आंसर है प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है 23-24 के आंकड़ों के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर 25.7 है। ठीक है, यानी प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 25.7 बच्चे जो है अपने पहले जन्मदिन से पहले ही मर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? तो इसका सही जवाब होगा 1972-73 और 1976-77। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच ईयर वॉज द एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट एट कॉन्स्टेंट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर नेगेटिव? तो इसका सही जवाब है 2002-2003। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक रेट और रेपो रेट के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो बैंक रेट क्या होता है? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि सेंट्रल बैंक के द्वारा चार्ज किया जाता है जब वो कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा होता है। ठीक है, मतलब कमर्शियल बैंकों के लिए जो रेट आरबीआई के द्वारा चार्ज किया जाता है जब कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत होती है तो वो आरबीआई से लोन लेता है। ठीक है, उधार लेता है, ऋण लेता है। नेक्स्ट है रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट हुआ जिस पर कमर्शियल बैंक जो है वो अपनी प्रतिभूति को हमारे देश के केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को तरलता बनाए रखने के लिए बेचकर पैसा उधार लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेपो रेट। जब वाणिज्यिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत होती है, पैसे का कमी हो जाता है, तब वो 2 काम कर सकता है, या तो वो लोन ले ले, किससे? आरबीआई से लोन लेगा आरबीआई से, तो आरबीआई उसको पैसा देगा। ठीक है, लेकिन बदले में उसको उस पर इंटरेस्ट लगाएगा। ठीक है, उसी को कहते हैं बैंक रेट। और दूसरा काम ये कर सकता है कि जब इन वाणिज्यिक बैंक को पैसे की कमी होती है तो वो अपना सिक्योरिटीज आरबीआई को बेच दे, जिससे कि आरबीआई का लिक्विडिटी बना रहे और इन बैंक्स को मनी भी मिल जाए। ठीक है, तो ये जो इसको कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, अब रेपो रेट को जो है कभी कभार आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए यूज करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधार किसके द्वारा होता है?
ऑप्शन है CRR और SLR का कम होना, बीमा क्षेत्र में निजी फार्मों का प्रवेश करना, ब्याज की दर में गिरावट, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि नीति कब आया था? 2000 में। समुद्री मत्स्य पालन नीति 2004 में। नई विदेश व्यापार नीति 2014 में। और 7वां वित्त आयोग 1978 में आया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का 56वीं से 59वीं BPSC PYQ क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। ठीक है, ये चूंकि पहला वीडियो था PYQs पे, मैंने इसको काफी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ किया है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन पेपर्स थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। क्लियर है? तो आप लोग इसको जरूर सुन के जाना एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा, इसकी तो गारंटी है। क्लियर है ना? तो विश्वास के साथ पढ़ के जाओगे तो जरूर क्वेश्चंस आएंगे। और अगर मन में डाउट रहेगा तब तो भाई डाउट का तो कोई इलाज नहीं है, कि नहीं? तो ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अच्छे से एग्जाम दें और उसमें सफलता हासिल करें। ठीक है, अच्छे से ऐसे ही पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।